तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई चैप्टर का नाम है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, और अनाउंसमेंट आप लोग सुन ही लिए हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ही देख रहे हैं, इस बार जेईई मेंस का जो आपका एग्जाम हो रहा है, जेईई मेंस का चाहे नीट का, वो कटे हुए सिलेबस पर नहीं होगा। ऑफिशियल सिलेबस जो 2020 का जो सिलेबस था उसी सिलेबस पर होगा। बट आप लोग ट्राई करिएगा कि जो जैसे पढ़ाया गया है, अगर कटा हुआ सिलेबस पर पढ़ाया गया है तो कटे हुए सिलेबस पर ही ज्यादा फोकस करो। जो छूट ही गया है उस पर उतना ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम आप लोग देखेंगे, चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर तो केमिस्ट्री में था, फिजिक्स में चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है। फिजिक्स में चैप्टर का नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम के बारे में बहुत दिन से पढ़ा, 4 लेक्चर हुआ एटम का। कितना लेक्चर हुआ एटम्स का? ये लेकर के 5वां होगा, ये लेकर के 5वां हो जाएगा, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि एटम्स के बारे में पढ़ लिए, अब न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री वाला ही चैप्टर है, बट केमिस्ट्री में थोड़ा अलग रिदम से पढ़ रहे होगे, है ना। केमिस्ट्री में फिर उसके बाद हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स था। फिजिक्स में नहीं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम के बारे में पढ़े, अब न्यूक्लियस न्यूक्लियाई के बारे में पढ़े, ठीक है। तो 9th क्लास में पहली बार पढ़े थे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हुआ था। जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, उसी में पता चला था न्यूक्लियस के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम लोग देखे कि नील बोर से पहले, सबसे पहले आप देखे थॉमसन का, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का, फिर नील बोर का हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ठीक ठाक काम करता है। सिलेबस आपका वहीं पर है, बट केमिस्ट्री में जरूर पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो जानो। आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, थोड़ा बात समझते होगे। नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एंड इट्स लाइक एटम पे काम करता है। इसका दूसरा मतलब यह है कि बाकी एटम पर काम नहीं करता है नील बोर का भी। तो ऐसा नहीं कि बोर का ही एटॉमिक स्ट्रक्चर सही हो गया, बोर का स्ट्रक्चर भी कुछ ही एटम्स पर सही है। सिलेबस ऐसा है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कि हम लोग हाइड्रोजन वाले के बारे में ही पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ा दिया गया जहां तक पढ़ना। बट बीच में रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमें न्यूक्लियस के बारे में मालूम चला। तो क्या होता है न्यूक्लियस? Central core of the atom which contains all of the atom's positive charges and most of its mass is known as atomic nucleus। पहली बार 9th में पढ़े थे, और अभी फिलहाल आज के क्लास में कम से कम आधे क्लास में जो जो चीज पढ़ाऊंगा वो सब आपका पहले से कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हेलो, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर रदरफोर्ड बताए थे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उसका नाम प्रोटॉन ही गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से आया। अभी उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत दिन से जानते हैं प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज कितना होता है? चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर इट्स मास इज 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास भारी होता है, इसलिए एटम का टोटल मास जो बोला जाता है वो उसके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ऐसा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया। बट बाद में जेम्स चैडविक ने जब न्यूट्रॉन का आविष्कार किया, खोज किया, आविष्कार नहीं, तो पता चला कि प्रोटॉन का मास से सिर्फ न्यूक्लियस का मास नहीं आ पाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसका मास जोड़ने पर एटॉमिक मास आता है, न्यूक्लियस का मास आता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज नहीं होता इसके पास, पड़े हो ये सब पहले, है ना। और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मोटा मोटी बराबर होता है। ये जो दोनों कंस्टिट्यूएंट्स है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में आप लोग 9th 10th में, आप तो बायो वाले तुम लोग हो नहीं, बट 9th में था ना, सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस के अंदर वाला क्या? न्यूक्लियोलस, क्या बोलते थे उसको? न्यूक्लियोलस, कुछ बोलते थे, न्यूक्लियोलस, है ना। तो खैर इसमें क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर ऑफन कॉल्ड न्यूक्लाइड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? थोड़ी केमिस्ट्री थोड़ी फिजिक्स की बातचीत भी करनी है हमें। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब कुछ बताओ। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब खुद ही से कुछ बताओ। जैसे सोडियम का न्यूक्लियस अगर देखते हो, सोडियम का न्यूक्लियस अगर देखते हो, सोडियम का न्यूक्लियस में 11 23। सोडियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन? 11,
और न्यूट्रॉन कितना 12। एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके एटॉमिक मास, तो इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है ना। बट किसी और का, किसी का जैसे कार्बन का 6 12, तो इसके न्यूक्लियस में क्या हिसाब किताब है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो क्या समझे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस का मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मात्रा संख्या अलग अलग होना चाहिए, उसको हम लोग ऑफन कॉल्ड जो है उसको हम लोग न्यूक्लाइड्स कहते हैं। ओके, और कुछ जो पहले बचपन में पढ़े हो, साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। ये रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था, पहले भी आपको पढ़ाया गया है। साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा, कितना छोटा, तो 10,000 टाइम्स छोटा होता है देन द साइज ऑफ एटम, ठीक है। और लेकिन टोटल मास मोर देन 99.9%, मतलब यू कैन से 100% of the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus। तो ये सब चीज आप लोगों को पहले से पता है। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हो, एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। और ये आपने 9th पे 10th पे 11th में 12th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में यहाँ तक कि बायोलॉजी में भी पढ़े हैं कि एटम अगर न्यूट्रल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या जो है वो सेम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर में हम लोग ऐसे भी गिनते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाए तो चलेगा, बट डेफिनेशन कहता है न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक है। और मास कैसे निकालते हो, रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि मास जो है वो न्यूक्लियस पर है। न्यूक्लियस पर रदरफोर्ड बताया कि वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको ई गोल्ड स्टीन बताया कि ये प्रोटॉन्स है, बट जेम्स चैडविक बाद में बताया कि न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है और इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है एटॉमिक मास पे। तो आज के डेट में हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट को ही कहते हैं एटॉमिक मास, और यू कैन से मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये अगर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक्स है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास है। जैसे सोडियम का 11 23, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है 11, प्रोटॉन भी है 11, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके मास नंबर आता है तो वो हो गया 12। ये नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है 715, इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके मास नंबर आता है तो वो 8 है। तो ये सब बातें एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, थोड़ी प्रोटॉन के बारे में बातचीत, थोड़ी न्यूट्रॉन के बारे में बातचीत। साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में, 10,000 टाइम्स छोटा होता है, और लगभग पूरा का पूरा मास जो है वो एटम के न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। ये सब बातें न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। जल्दी से थोड़ा थोड़ा नोट करें। तो ऐसे ही सीखने के लिए क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल के बारे में बहुत सुने, पहली बार 9th क्लास में रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से लेकर के पूरा 11th 12th में भर भर के ये टॉपिक आते रहता है, अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल किसको रिजेंबल करता है, He2+ को, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। 2 4 का मतलब क्या हुआ, 2 4 का मतलब, तो एटॉमिक नंबर 2 का मतलब कितना हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 2, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके एटॉमिक मास आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, ये भी जो है वो 2 हो गया। तो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इस क्वेश्चन का आंसर सही है। पिछले साल का नीट का क्वेश्चन है, आपको ताज्जुब होगा कि काफी सिंपल क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर ही आसान है, एटम्स एंड न्यूक्लियर। ऐसा नहीं कि नीट में आसान आ गया, मेंस एडवांस में टफ आ जाएगा। सब में मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ थिंग्स टू रिमेंबर वाली बातें हैं, थिंग्स टू रिमेंबर 100% है, तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आसान ही लगेगा, है ना। थिंग्स टू रिमेंबर ही याद नहीं रहेगा तो फिर मॉडर्न फिजिक्स फिर गड़बड़, क्या ही कर लोगे, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर ही नहीं, थिंग्स टू रिमेंबर सही होना चाहिए। तो अब इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए। इसके बाद हम लोग विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। मिटा दे रहा इसको। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में एक टॉपिक डिस्कशन हुआ था,
रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब मैं लेक्चर 1 में पढ़ा रहा था, वहां पर वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक टॉपिक करवाया गया था। वहां पर ही बताया गया था कि रदरफोर्ड साहब ने ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताया था। कितने का ऑर्डर का था, कॉपी में लिखवा था, कितना ऑर्डर का था? -14। वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था। और फिर रदरफोर्ड और बाकी साइंटिस्ट ने भी गेस किया कि 10 का पावर -14 अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू है तो एटम का साइज उससे थोड़ा सा ही बड़ा होगा। तो एटम का साइज का बात नहीं हो रहा, बात न्यूक्लियस का हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज। और रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के सामने से टकरा करके भाग आ रहा था। तो वो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो न्यूक्लियस वाले में था, है ना। तो बोलने का मतलब है कि लेक्चर 1 में पढ़ाया था मैंने, रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता चला। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से ही बड़े बड़े साइंटिस्ट ने गेस किया कि साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो मोटा मोटी 10 का पावर -14 मीटर के ही रेंज में होता है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो टॉपिक लगा देंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। Size of nucleus by Rutherford's gold scattering experiment. रदरफोर्ड्स के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से लेक्चर 1 में पढ़ाया हुआ, एक बार मिला लेना। रदरफोर्ड्स के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चला कि साइज ऑफ न्यूक्लियस is almost of the order of 10 की पावर -14 मीटर। ये पूरा न्यूक्लियस का नहीं था, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का था। बट अब इतना छोटा छोटा एटम के अंदर का न्यूक्लियस है, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और न्यूक्लियस में क्या ही का अंतर होगा, तो वो नापना पॉसिबल नहीं है साइंस के हिसाब से। ऐसा माना गया है कि इसी रेंज में साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। अच्छा, साइज मतलब आप लोग समझ रहे हैं, साइज का मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? साइज मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? साइज इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। साइज का मतलब किसका लेंथ? साइज यहां पर शब्द का क्या मतलब हो रहा है? साइज लेंथ तो बता रहा, लेंथ किसका लेंथ? हाँ, रेडियस वर्ड यहां पर होगा। एटम का शेप मोटा मोटी स्फेरिकल, न्यूक्लियस का शेप भी मोटा मोटी स्फेरिकल। तो जो साइज का बात हो रहा है एक्चुअली में रेडियस का बात है। लेंथ अब थोड़ी आएगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस के बारे में, यही साइज मतलब इसका रेडियस के बारे में भी है टॉपिक होगा। ठीक है, रेडियस के बारे में बातचीत है। ठीक है, इसको ख्याल रखना। साइज, अब साइज का मतलब यहाँ पर लेंथ ही है, बट रेडियस की बात हो रही है, जो कि गोल्ड का अप्रोक्सीमेटली एक्सपेरिमेंट से गोल्ड का लिखवाया था कॉपी में। गोल्ड का 4.1 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। ये हमें याद करने से मतलब नहीं, 10 का पावर -14 मीटर के रेंज में मोटा मोटी जो एटम्स हम लोग जानते हैं उसका साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वो लोग इसमें क्या पढ़ने वाली बात हुई, तो ये नहीं पढ़ रहे थे हम लोग एक्चुअली में, वी आर स्टडीइंग समथिंग एल्स। और इसी में लिख रहा हूं मैं, इसमें लिखते भी रहो और थोड़ा देखो। इफ कैपिटल R is the radius of the nucleus having mass, atomic mass A या mass number A, then by experiments, अब ये सब बातें मैथमेटिकल प्रूफिंग नहीं है, then by experiments खुद से भी थोड़ा गेस करते हैं। वैसे तो एक्सपेरिमेंट वाली बात है, आप क्या ही गेस करेंगे, एटम के अंदर की बातचीत है, बट ऐसे ही गेस करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस मोटा मोटी जो शेप है वो स्फेरिकल है ना। तो अगर वॉल्यूम का अगर बात करें, वॉल्यूम का, इफ वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ऐसे अपना कॉमन सेंस के हिसाब से क्या लगता है आपको? एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है? ऐसे अपना कॉमन सेंस क्या बताता है?
वॉल्यूम तो खुद ही रेडियस हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, वो नहीं, मतलब रेडियस ही चलो बता दो वो किस चीज पे प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम तो खुद ही 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वो जो रेडियस होगा एक न्यूक्लियस के एटम के अंदर का न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वो किस चीज पर, तुम्हें क्या लगता है किस चीज पर डिपेंड करेगी? वैसे तो भाई एक्सपेरिमेंट है, बट अगर कुछ बोल सको तो मैं भी लिखूं, लिखा हुआ भी एक्चुअली में बोर्ड पर, गेस भी करना है तो बोर्ड से ही गेस कर सकते हो। बात किसका हो रहा है? हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस का बात हो रहा है। तो न्यूक्लियस के पास है क्या? न्यूक्लियस अभी पिछले कई 20 मिनट से पढ़ रहे हो, टोटल का टोटल मास जो है वो एटम का 99.9% से भी ज्यादा मास एटम के न्यूक्लियस पर कंसंट्रेटेड है। और गिवन में भी लिखा हुआ है कि आर अगर न्यूक्लियस का रेडियस ले रहे हैं और ए उस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास ले रहे हैं, तो जो वॉल्यूम होगा वो एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वैसे ये बाय एक्सपेरिमेंट्स है, बट कॉमन सेंस तो यही कहता है, क्योंकि न्यूक्लियस का है ही नहीं, वो एटम का एकदम 10,000 में से एक हिस्सा वो कंटेन करता है। जितना ज्यादा एटॉमिक मास का क्या मतलब होगा? एटॉमिक मास ज्यादा का मतलब क्या होगा? खुद से थोड़ा गेस करो। चलो बहुत देरी टॉपिक चल गया, ये सब एक मिनट में पढ़ा जाता है। चलो बोलो, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। अगर ज्यादा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा, तो साइज न्यूक्लियस का क्या होगा? बड़ा होगा। सिंपल सा हिसाब किताब है, इतना देरी पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात करते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चला कि 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम है। 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो वॉल्यूम है किसका? स्फीयर का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास किसी भी न्यूक्लियस के लिए है। ओके, तो इससे 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास ऑफ अ न्यूक्लियस का पावर 1/3। बहुत फेमस टॉपिक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के में इसके बारे में पढ़ना है, और मोटा मोटी ऑर्डर 10 का पावर -14 के रेंज में होता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्लियर कट बात। प्रोपोर्शनल है बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल है बॉस बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल है बराबर नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है, और यहाँ पर आता है R0 a की पावर 1/3, R0 a की पावर 1/3, ठीक है, लिख रहे हो? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास का पावर 1/3, तो R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। ये R0 को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, known as न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। और बहुत सारा चीज 11th क्लास में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये कांस्टेंट का वैल्यू अभी तक पता नहीं लगा जा पाया है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है हर ही एटम का जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके मास के ऊपर प्रोपोर्शनल है। यहां तक तो मैथमेटिकल बातचीत है ना। ये हटा करके जो कांस्टेंट आता है वो बहुत अंदर चले गए, हम लोग एटम के काफी अंदर चले गए। इसका कांस्टेंट का वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स इसका वैल्यू अलग अलग आता है, बट कांस्टेंट होता है। क्वेश्चंस बनाते समय वैसे तो ये सबसे कोई न्यूमेरिकल आने वाला है नहीं, बट इसका वैल्यू मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। मोटा मोटी इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मोटा मोटी इसका ऑर्डर जो है वो 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर अप्रॉक्स है, लेकिन इसका वैल्यू डिराइव्ड नहीं है, ना एक्सपेरिमेंट्स है ना मैथमेटिकली। तो R इक्वल टू R0 एटॉमिक मास का पावर 1/3, ठीक है। लिख लिए। और यहां पर यूनिट का भी एक कमाल आपको दिखेगा, जैसे केमिस्ट्री में या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन वगैरह एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ रहता है, वैसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इस रेंज पर जाकर के ही कैलकुलेशन होता है। इस रेंज से ऊपर क्या ही कैलकुलेशन करोगे, इसमें क्या ही है कि इसमें फर्मी 1 फर्मी लेफ्ट से डिनोट करते हैं, दिस इज 10 की पावर -15 मीटर होता है। इसका काम आपको न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चन में पढ़ सकता है। एंगस्ट्रॉन तक का काम पड़ता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में घुसोगे तो क्वेश्चन वगैरह जनरली फर्मी मीटर, फर्मी के फॉर्म में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये क्या है? आर क्या है? रेडियस किसका? न्यूक्लियस किसका? किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट का। सब में मोटा मोटी यही रूल फॉलो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास का पावर 1/3। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए जो कांस्टेंट है वो मोटा मोटी सब में उसका वैल्यू फिक्स होता है, बट इसका वैल्यू अभी तक मैथमेटिकली साइंटिफिकली अभी प्रूफ चला, तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना तो श्योर है कि बराबर नहीं होगा, जितना मास का क्यूब रूट उतना ही रेडियस कैसे हो सकता है। कुछ कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को न्यूक्लियर यूनिट
रेडियस कांस्टेंट कहते हैं और इसका वैल्यू मोटा मोटी 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर अप्रॉक्स है। और फर्मी तो लेंथ का एक यूनिट है, न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसका ये नाम दिखता है फर्मी वगैरह। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, थोड़ी सी सवाल एक दो छोटी मोटी सवाल है, करके देखेंगे। गाली गलौज तो एकदम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमारा मन है। देखो क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बोर्ड्स में भी आया हुआ है। मेरा मुंह मेरा गाली, क्या बोले, पाउडर लगाया लाओ, उसमें थोड़ा मिटाई कौन लाओ, उतना लगाई तू। बट देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये सवाल कहता है द रेडियस ऑफ, ये बोर्ड्स का भी क्वेश्चन है और अभी मैं मिलाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी है, एक बार मैं मिला लूँ, पहले बना के देखते हैं। द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327, द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327 न्यूक्लियस is estimated to be 6 फर्मी, 6 फर्मी है। फाइंड द रेडियस ऑफ टेल्यूरियम 52125, टेल्यूरियम 52125 न्यूक्लियस, इसका मास बताना है। ठीक है, हो जाएगा। बड़े मजे से, ये फॉर्मूला है केस 1 में, किसका है, केस 1 किसका लेना है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ये रेडियस दिया हुआ है कितना, 6, R0 का वैल्यू रहने दो। ए क्या होता है, ए होता है एटॉमिक मास, कितना मास दिया हुआ है इसका, 27 का पावर 1/3 सब पढ़ा कौन में। यही मॉडर्न फिजिक्स है, क्वेश्चन में दम नहीं होगा बट पढ़ के जाओगे तब तो बनाओगे, पढ़ ही के नहीं गए तो कैसे बनेगा। 27 का क्यूब रूट 3 होता है क्या, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और केस 2 किसका है, टेल्यूरियम का है। टेल्यूरियम का यार तुम्हें निकालना है, R0, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ कितना है, 125 और 1/3 5 होता है ना ये 5। इससे R0 का वैल्यू तो 2 हो जा रहा था, R बराबर 2 × 5, सो दिस इज 10 फर्मी, कैपिटल है। और जैसे लिखा हुआ 6 फर्मी, तो ऐसे लिखा था, ऐसे लिख देंगे, दिस इज 6। कुछ गलत कर दिया, क्यूब रूट सही निकला। छह फर्मी दिया हुआ था, इसका 10 ही आया तुम लोग अभी। ठीक है, 10 फर्मी सही है। एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, जरा सा एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, ये टॉपिक आ रहा है समझ में। इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा ही दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327 न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी, ये दिया हुआ है RAL, ऐसे दिया हुआ है RAL। ठीक है, वैल्यू नहीं दिया हुआ, RAL लिखा हुआ है। ओके, देन द रेडियस ऑफ टेल्यूरियम का ही दिया हुआ 53125 न्यूक्लियस इज नियरली। ठीक है, कितना होगा पूछ रहा है, दिस इज ऑप्शन इज 5/3 टाइम्स ऑफ RAL, 3/5 टाइम्स ऑफ RAL, वही फाइंड द रेडियस ऑफ टेल्यूरियम, उसी का निकालना। 13/53 का क्यूब रूट RAL, 53/13 का क्यूब रूट RAL, हो जाएगा ना। तो यही सब है,
पहले वाले का नाम RAL ही लिखा हुआ है बस, ठीक है ना। RAL बराबर कितना होगा, ये तो 3 हो रहा है ना, तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। और टेल्यूरियम का कितना होगा, R नॉट, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। R नॉट इंटू 5 है ना, यही तो किए थे कुछ लोग। और R नॉट की जगह पर क्या घुस जाएगा, R नॉट की जगह पर RAL बाई 3 इंटू 5, मतलब 5/3 टाइम्स ऑफ RAL, ठीक है। ये PMT 15 का है, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आज लिया है PMT 2015। डेटा के साथ मैच कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। पिछला तो सही बना रहे थे, मतलब हम लोग बुक में पता नहीं आंसर पिछले क्वेश्चन में गलत दिया हुआ, उसमें भी यही था 5/3 इंटू उसका 6 दिया हुआ था, 10 आ जाता है ना। खैर ऐसे बनेगा, तो ये समझ गया टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। छोटा छोटा चीज है, मॉडर्न फिजिक्स और मैथ्स में जो क्लास अभी चल रहा है आप लोगों का वेक्टर फील्ड में, बहुत छोटा छोटा चीज है, बट वो सब आपको मालूम होना चाहिए। अपने नॉलेज से थोड़ी ही क्वेश्चन बना लोगे मॉडर्न फिजिक्स में, तुमको थोड़ी ये पता है क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके कॉपी में रहेगा तो इसका क्वेश्चन हम लोग आराम से बना लेंगे। और बोर्ड्स में भी आते रहता है इन सबसे टॉपिक, एटॉमिक न्यूक्लियर। इसके अब आगे बढ़ेंगे, टॉपिक है न्यूक्लियर डेंसिटी। इसके बाद की टॉपिक है न्यूक्लियर डेंसिटी। इसके बाद की टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी। टॉपिक ठीक से लिखना, नया सिलेबस नहीं है तो मेरे से लो क्या क्या नहीं आ रहा है वाला। बहुत लोग उस समय पहला दिन जब कोविड का सिलेबस कटा था तो बहुत लोग वो वाला रख लिए थे, क्या क्या नहीं आ रहा है वो छोड़ो, क्या क्या आ रहा है वाला ले लो मेरे से। क्या क्या नहीं आने वाले में सिर्फ कंफ्यूजन होगा तुमको कि क्या क्या नहीं आ रहा, क्या क्या आ रहा है वाला मेरे से लो और वही चीज पढ़ो एटलीस्ट बोर्ड्स के लिए फिलहाल। तो टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी तो कोई खास कॉन्सेप्ट तो नहीं है, डेंसिटी के बारे में हम लोग 9th से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पढ़ते चले आ रहे हैं। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है ना। तो हम लोगों को डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर कैसे होगा, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटॉमिक मास को A मान लेते हैं, अभी थोड़े पहले लिखे भी थे। एटॉमिक मास टेक इट एज A, बट A से मास नंबर होता है, एटॉमिक मास ग्राम किलोग्राम में लेना, समझ आ रही बात, ठीक है। टू बी प्रिसाइज A एटॉमिक मास यूनिट ले सकते हो, एटॉमिक मास यहाँ पर मास नंबर 13-14 पुट नहीं करना है, एटॉमिक मास मेरा यूनिट का भी तो ख्याल रखना होगा। एटॉमिक मास यूनिट AMU में ले सकते हो, इसका मास AMU ले सकते हो। अरे समझे, एक AMU में 9th क्लास में पढ़े थे आप लोग, 11th में भी पढ़े हो। एक एटॉमिक मास यूनिट में होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। एटॉमिक मास यूनिट is defined as 1/12 of mass of C12 atom, पढ़े होंगे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में आता है। तो खैर एटॉमिक मास को अगर A ले लिए, बट यूनिट तो ठीक करना पड़ेगा, तो केजी में कन्वर्ट करना है तो इंटू करने का मन है तो कर दो, 1.66 इंटू 10 की पावर -27। वैल्यू से उतना मतलब फिलहाल नहीं है। और आप वॉल्यूम का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा लें, वॉल्यूम 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 ऑफ न्यूक्लियर, जस्ट अभी जस्ट इतने वाला रूल लिखे हो, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। बट थोड़ी देर पहले R देखे कितना था तुम, R अभी देखे थोड़ी देर पहले कितना था, R0 A का पावर 1/3, तो ये 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, R0 का क्यूब, और A का पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो केवल A आ जाएगा। आ रहा समझ। सो दिस इज वॉल्यूम की जगह पर 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू A, और ये A कट जाएगा, ये जो A है और कट जाएगा। बाकी का वैल्यू मोटा मोटी हमें पता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27, 4/3 पाई R0 का वैल्यू वही 1.1 इंटू 10 का पावर -15 ले लेंगे, तो इसका वैल्यू मोटा मोटी 2.97 इंटू 10 का पावर 17 आ जाएगा। 2.97 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब,
ठीक है। अब इसमें कुछ लोग अब एवरेज आपको पढ़ने में समझ रहे हो, ये वैल्यू तुम्हें याद नहीं करना है, बोर्ड्स के एग्जाम में इसका काम भी नहीं है। इसमें काम का चीज क्या देखे, जो ग्रेविटेशन में भी कई जगह पर चाहे बहुत सारे चैप्टर में देखे हैं, ये क्या निकाले हो, डेंसिटी किसका निकाले हो, किस एटम के न्यूक्लियस का, किसी का भी, बट सबका वैल्यू देख रहे हो इतना ही आ जा रहा है, क्योंकि इसका ए जो है वो कट जा रहा है। आपने एक न्यूक्लियस लिया जिसका एटॉमिक मास ए लिया, बट फाइनल आंसर में ये ए से इंडिपेंडेंट आ गया। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट, जो मोटा मोटी जो भी एलिमेंट आज आप और हम जानते हैं 118 एटॉमिक नंबर तक 118 एलिमेंट का कोई भी एटम ले लो, उसका कोई भी एटॉमिक मास ले लो, उसका आइसोटोप का ले लो, उसका किसी भी फॉर्म में ले लो, बट उसका जो डेंसिटी है न्यूक्लियस का वो इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास आता है। ये आता है बोर्ड्स के एग्जाम में, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट प्रूफिंग लिखने के लिए, मेंस नीट और स्कूल एग्जामिनेशन सब में भी पूछा जा चुका है। न्यूक्लियर डेंसिटी किसके इंडिपेंडेंट होता है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी को एटॉमिक मास से लेना देना नहीं है, वो किसी का भी हो, न्यूक्लियर डेंसिटी का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। देखो पहले तो मैं खुद लिया गया, मान लो न्यूक्लियर जिसका मास ए है, बट आंसर में नहीं आ रहा, मतलब इसमें कोई वैल्यू किसी भी एलिमेंट का एटम का न्यूक्लियस का डेंसिटी मोटा मोटी इसी रेंज में आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे 9th क्लास में पहली बार पढ़े थे, जो 9th में पढ़े थे ग्रेविटेशन का, वो बहुत बड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है इससे, बट उसमें भी हम लोग याद करते हैं स्मॉल जी जो है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह से है एटम का न्यूक्लियस का डेंसिटी, तुम कौन से एटम का मास ले लो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, और इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में भी आता है इस चैप्टर से। और नीट मेंस में थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आता है, दे देगा कंपेयर करने के लिए, सबका मास उस दिया हुआ रहेगा, 4 अलग अलग एटम, उसका मास दिया रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा, और पूछता है न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो कितना होगा, तो सेम हो जाएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी एटम का एटॉमिक मास से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आ रहा मीनिंग, आ रहा समझ, बढ़िया चैप्टर। तो नेक्स्ट ये वाला टॉपिक पूरा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, नोट बना करके आप लोग खुद ही बताओ, कॉपी में होना चाहिए। इन शब्दों के बारे में बहुत सुना है आपने, आइसोटोप्स के बारे में, एक्चुअली में मेरे को बैठ के सबका डेफिनेशन लिखवाना था, बट वो अब हो नहीं पाएगा, है ना। तो आइसोटोप्स किसको कहते हैं बताओ। आइसोटोप्स जो है वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि सेम एलिमेंट का ही होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिखने वाले नहीं है ये सब, एग्जाम्पल आप लोग बहुत छोटे से याद किए, हाइड्रोजन का 1 1 2 1 3, है ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये सब क्या है, आइसोटोप्स है। इस चैप्टर में क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ये न्यूक्लियस के वजह से, देखो न्यूक्लियस में मास 1 है, इसका न्यूक्लियस में मास 2 है, न्यूक्लियस में मास 3 है। अभी दिमाग में जा रहा होगा आइसोटोप आइसोटोप इस चैप्टर में कहां से आ गया, तो गेम न्यूक्लियस का है, क्योंकि मास उसमें अंतर हो रहा है, तो उस वजह से इस चैप्टर में थोड़ा सा दिया हुआ है, बट डेफिनेशन चलेगा ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्लोरीन का 1735, 1737, कार्बन का 612, 614, और 9th 10th 11th के केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ तक कि बायोलॉजी में भी ये चीज आप लोग सीखे होंगे। ये 3-4 तो आप ऐसा एग्जाम्पल लिख रहे हैं जो फेमस एग्जाम्पल है। 12th आपका खत्म होने वाला है, दुनिया भर में जितने, बात नहीं, दुनिया भर में जितना भी एलिमेंट मिलता है सबका ही आइसोटोप जो है वो अब हमें मिलता है। ठीक है, इसको आपको पहली बार 9th क्लास में सिखाया गया होगा। एटॉमिक मास जो आप याद कर रहे हैं, प्रोटॉन इज अ होल नंबर, ये 9th में पहली बार पढ़ाया गया होगा। प्रोटॉन इज अ होल नंबर, न्यूट्रॉन इज अ होल नंबर, तो एटॉमिक मास हमेशा होल नंबर में आना चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ करके। बट आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप देख रहे होंगे जितना भी एलिमेंट का एटम का एटॉमिक मास है सब पॉइंट में है। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट के एटम का आइसोटोप धरती पर मिलता है, और उन सारे आइसोटोप्स के मास का एवरेज निकालते हैं तो आंसर पॉइंट में आ जाता है। ये क्लास 9th में पहली बार सिखाया गया होगा। एक मेरे को याद आ रहा है, आपके बुक में भी दिया, उसके मैं फिर से वो एग्जांपल लिख दे रहा हूं, क्लोरीन वाला, ये 9th के बुक में पहली बार समझाया गया होगा। ये देखो, इसका मास निकाल रहे हैं तो ये होल नंबर आ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के, बट क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आप लोग याद किए हुआ वो 35.5 है। सबका पॉइंट में ही होता है, बट किसी किसी का हम लोग प्रिसाइसली लेते हैं, तो ये पॉइंट में कैसे आ जाता है, तो ये दोनों ही आइसोटोप धरती पर मिलता है, फिर इसका मास देखा जाता है, याद होगा 9th में पढ़ाया गया होगा। ये इसका 25% है, 35.5,
तो 15 17 35 17 37। हाँ, तो 17 35 जो है वो 75% मिलता है धरती पर, है ना समझ। और ये जो 37 वाला है वो 21%, वो 25% मिलता है। ये पढ़े होंगे क्लास 9 पे, याद आ रहा है, भूल गए सब? ठीक है, ये मालूम भी होना, 11 पे भी है ना। और है नहीं का बात ही नहीं, ये मालूम भी होना चाहिए। कोई तुम्हारा छोटा भाई बहन ही तुमसे पूछ देगा कि प्रोटॉन होल नंबर है, न्यूट्रॉन होल नंबर है, तो पॉजिटिव तो न्यू होल नंबर में होल नंबर जोड़ो तो होल नंबर आना चाहिए। मास पॉइंट पे कैसे आ जा रहा है हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आपका आंसर यही बताना है कि ठीक है प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला रूल ठीक है, बट वो सारे एटम के लिए है, और एटम का आइसोटोप धरती पर मिलता है, और वो सब अलग अलग परसेंटेज में मिलता है। उनके आइसोटोप के मास का एवरेज परसेंटेज निकालेंगे तो ज्यादातर का मास जो है वो पॉइंट में आ जाएगा। जैसे कि क्लोरीन का ये वाला 75% मिलता है, ये वाला 25% मिलता है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3550/100 आ जाएगा, जो कि 35.5 U हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट में सिर्फ क्लोरीन का नहीं, सभी का पॉइंट में है। क्लोरीन वाला स्पेसिफिक इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा है, 75-25। जैसे हाइड्रोजन 1 तो ये 99% से ज्यादा यही मिलता है, इसलिए 1 के करीब करीब ही मास आता है, हम लोग 1 याद कर लेते हैं। बट ऐसे सारे ही एलिमेंट का एटम का आइसोटोप का मास का एवरेज निकालोगे तो एवरेज एटॉमिक मास पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो खैर ये आइसोटोप्स के बारे में बातचीत हो गई, थोड़ा लिखते भी रहो थोड़ा शॉर्टकट में। आइसोबार्स किसको कहेंगे? आइसोबार्स होता है सेम एटॉमिक मास है लेकिन एलिमेंट ही अलग होना चाहिए, एलिमेंट ही अलग होना चाहिए। तो एलिमेंट अलग है तो कॉमन सेंस है कि एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, बट मास बाय चांस अगर सेम आ जा रहा है तो उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं, जो कि है हमारा 1 से 20 के अंदर तो यही वाला है, फेमस है आर्गन और कैल्शियम। वैसे बाकी एग्जांपल लिखोगे तो वो आइसोटोप में से देख के एग्जांपल लिखना पड़ेगा। एटम्स में फेमस एलिमेंट में तो यही है 1840 2040, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है का एटम अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट एटॉमिक मास जो है वो सेम है। इसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्यों आ जा रहा है? क्योंकि मास निकालने का बात हो रहा है। पिछले 40 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं मास किसके वजह से निकालते थे, न्यूक्लियस के वजह से। तो फिर ये चैप्टर फिर इंडल्ज हो जा रहा है क्योंकि चैप्टर तो तुम पढ़ रहे हो न्यूक्लियस और इट्स स्ट्रक्चर, नहीं तो ऐसे दिमाग में बच्चों तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ते पढ़ते आइसोटोप आइसोबार कहां से आ गया। तो ये बस वैसे ही बस मास निकालने वाला कॉन्सेप्ट पर है। तो आइसोटोप आइसोबार के साथ और सुनोगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है इन न्यूक्लियस, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, फिर बात न्यूक्लियस का आ जा रहा है, इस वजह से ये टॉपिक अभी आ रहा है, वरना इसका काम हमें इस चैप्टर में किया ही था, है ना। तो आइसोटोन्स का एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम हो सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास 23 है, मैग्नीशियम का 12 है और 24 है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 12, और इस 23 माइनस 11 इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस अलग अलग एलिमेंट का हो, सेम एटम का हो, सेम एटम का तो होगा ही नहीं, अलग अलग एलिमेंट के एटम का हो, और न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन का संख्या बाई चांस अगर सेम है तो उसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। याद रखेगा, आइसोटोन का ढेर सारा एग्जांपल। ठीक है, और चौथा नंबर और क्या पढ़ेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन तो अलग था, पागल बच्चे तुम लोग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी था, इसमें है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस तो आप लोग ट्रेंड में पढ़े होंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या अलग अलग होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, है ना। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। N पर 3 नेगेटिव, O पर 2 नेगेटिव, क्लोरीन पे -1, Na पर प्लस, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसको इस चैप्टर से क्या मतलब? इस चैप्टर में आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है और आइसोडायस्फेयर्स है। चौथा नंबर आइसोडायस्फेयर, सुनो नाम? नहीं सुने हो तो लिख लो, आइसोडायस्फेयर्स। चैप्टर को समझो, चैप्टर को समझो। न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस में मास, तो मास वाला कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायस्फेयर्स यहां पर दिख रहा है। ये सब अलग अलग चैप्टर में दिखता है। आप लोग तो बहुत कुछ पढ़े हैं। मैं जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, डेल्टन के एटॉमिक पोस्टुलेट को गलत प्रूफ करने के लिए पहली बार आइसोटोप आइसोबार के बारे में पढ़ाया गया। फिर एटम का स्ट्रक्चर जब पढ़ने गया तो वहां पर आइसोटोप आइसोबार के बारे में पढ़ाया गया। फिर ये 10th क्लास में आप लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल गलत हुआ, आइसोटोप आइसोबार, आइसोबार की वजह से तो नहीं, आइसोटोप्स के बारे में।
तो ये आइसोटोप आइसोटोप खुद का कोई टॉपिक नहीं है और हर चैप्टर में मिल जाता है। यहां पर न्यूक्लियस का मास वास निकालने के चक्कर में मिल जा रहा है, नहीं तो इस चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है आइसोटोप आइसोबार आइसोडाइस्पर्स आइसोटोप का। आइसोडाइस्पर्स पहली बार सुने हो तो इसका नाम लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि ये तुमको मालूम नहीं है, मालूम होता तो बताते। ये तीनों के बारे में तो सुने थे तुम लोग, आइसोटोप सुने थे ना, ये भी नहीं सुने थे पहले। आइसोडाइस्पर्स का लिख लो, थोड़ा डेफिनेशन लिख लो। द एटम्स whose nuclei the atoms whose nuclei the atoms whose nuclei the atoms whose nuclei have same difference the atoms whose nuclei have a same difference in the number of neutrons and protons the atoms whose nuclei के नीचे लाइन खींचो बच्चों। न्यूक्लियाई के नीचे क्यों लाइन खींचने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चैप्टर आपका आइसोटोप आइसोबार है ही नहीं, चैप्टर न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियाई के बारे में ही बात करेंगे। द एटम्स हुज न्यूक्लियाई हैव सेम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हुज न्यूक्लियाई हैव, क्या लिखे, सेम डिफरेंस ऑफ same difference in the number of neutrons and protons, ठीक है। आर कॉल्ड आइसोडाइस्पर्स। एग्जाम्पल तो सोच सोच के करना पड़ेगा, जैसे थोरियम 92,234 होता है, 90,234, 92,234, और यूरेनियम का कितना होता है 92,238 होता लगता है। यूरेनियम का 92 और 238 होता है ना। तो क्या क्या करना है बताओ, इसके न्यूक्लियस के पास क्या हिसाब किताब है, इसका मास 234 है ना, तो इसमें प्रोटॉन कितना हुआ, एटॉमिक नंबर के बराबर 90, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर एटॉमिक मास आता है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 144 हुआ। आ रहा है सबको समझ में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के एटॉमिक मास आता है। सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में चैप्टर केवल न्यूक्लियाई का है, बाकी आइसोटोप आइसोबार तो ठीक ही अपने जगह पर, बट ये चैप्टर में सिर्फ न्यूक्लियस का बात है भाई। यहां पर प्रोटॉन कितना है 92, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 238 में से ये गया तो 146 हुआ 146, ठीक है। दोनों का डिफरेंस करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ 144 54, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो इसमें भी 54 आ रहा है। तो ये थोरियम और यूरेनियम, इनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस का वैल्यू सेम है। इस ऐसे ही एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग आइसोडाइस्पर्स कहते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन आइसोडाइस्पर्स का नहीं है, बात यहाँ पर न्यूक्लियस का है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बाकी एग्जांपल अपने से सोच करके दिमाग से देना पड़ेगा, जो कि है नहीं आप लोगों के पास।